नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम कनेक्ट। दोस्तों एक बात बताओ, अगर कोई तुमसे ये कहे कि भैया 5 साल के लिए 50,000 रुपया दे दो, डबल करके लौटाऊंगा, तो तुम क्या करोगे? ज़्यादातर लोग यही कहेंगे, नहीं भाई ये सब फ्रॉड है। लेकिन रुको, अगर यही बात कोई एक ऐसा आदमी कहे जो आदमी तुमसे अनजान नहीं है, वो तुम्हारे मोहल्ले का कोई जाना पहचाना रेप्यूटेड आदमी है जिसे तुम बचपन से जानते हो, जिसकी माँ तुम्हारी माँ को जानती है, और जो अगर कह रहा है कि भाई मैंने खुद पैसा लगाया है, 3 साल हो गए हैं, हर महीने रिटर्न आ रहा है, एकदम लीगल और पक्का हिसाब है, ऊपर से अगर उस कंपनी का नाम हो शारदा यानी देवी माँ का नाम, और उसका ब्रांड एम्बेसडर हो मिथुन चक्रवर्ती जैसा स्टार जो बंगाल का सबसे बड़ा स्टार है, और तुमने खुद देखा हो कि पिछले महीने उसी कंपनी ने तुम्हारे इलाके की दुर्गा पूजा को स्पॉन्सर किया था, तो फिर बताओ तुम्हें शक होगा या नहीं? शायद नहीं होगा। और यही हुआ रमेश मंडल के साथ। रमेश वर्धमान जिले में एक रिक्शा चलाता था। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक वो रिक्शा चलाता था। धूप हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, वो रोज मेहनत करके रिक्शा चलाता था, और उसका एक सपना था कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता था। 5 साल में उसने एक एक रुपया करके 50,000 रुपये जोड़े। उसने चाय पीना कम कर दिया, उसने नई चप्पलें नहीं खरीदी, और जब मोहल्ले के एजेंट भैया ने उसे बताया कि ये पैसा शारदा ग्रुप में लगाओ, 5 साल में डबल हो जाएगा, तो रमेश ने सोचा यार वैसे भी बैंक में रखकर क्या मिलेगा, यहाँ तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा, और उसने अपना पैसा इस कंपनी में लगा दिया। इस पैसा जमा करने के बदले उसे एक सर्टिफिकेट मिला जिसे उसने फ्रेम करके अपने घर की दीवार पर टांग दिया। इसी तरह से 3 साल निकल गई। रमेश को हर महीने थोड़ा थोड़ा रिटर्न आता था, और फिर आया अप्रैल 2013। एक सुबह अचानक रमेश के इन्वेस्टमेंट एजेंट का फोन बंद हो गया। वो इन्वेस्टमेंट ऑफिस गया तो उसे वहां ताला लगा नजर आया। उसने अपने घर की दीवार पर उस सर्टिफिकेट को देखा, और उसे पहली बार समझ आया कि ये तो बस एक कागज का बेकार सा टुकड़ा है। रमेश एक ऐसा अकेला इंसान नहीं था। उस वक्त पूरे बंगाल में, आसाम में, उड़ीसा में और त्रिपुरा में 17 लाख से ज़्यादा लोग यही फील कर रहे थे। उनके जमा किए हुए लगभग 3,000 करोड़ से ज़्यादा रुपये गायब हो चुके थे। तो आज हम बात करेंगे इसी पूरी कहानी की। कैसे हुआ ये सब, कौन था इसके पीछे, और सबसे ज़रूरी बात, इससे हमने क्या सीखा। शारदा स्कैम के पीछे जो आदमी था उसके कई चेहरे थे। इस आदमी की असली कहानी भी बहुत दिलचस्प है। शुरुआत में इसका नाम शंकरादित्य था, ये इसका असली नाम था। ये एक साधारण बंगाली परिवार में पैदा हुआ था, और इसकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम ऑर्डिनरी थी। लेकिन इसके जवानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इसकी पूरी कहानी को बदल दिया। 1970 के दशक में पूरे बंगाल में नक्सल आंदोलन की आग जल रही थी। नक्सल नेता चारू मजुमदार लोगों को बंदूक उठाने और क्रांति लाने के लिए कह रहा था। हजारों पढ़े लिखे नौजवान चारू मजुमदार की लगाई इस आग में कूद गए। शंकरादित्य भी इस मूवमेंट में कूद पड़ा। वो एक नक्सलाइट बन गया, और वो इसके लिए जेल भी गया। ये तो उसकी ज़िंदगी का पहला मोड़ था। फिर धीरे धीरे आया 1990। अब तक वो अपने परिवार से अलग हो गया। उसने अपना नाम भी बदल लिया। उसने अब अपना नाम सुदीप सेन रख लिया। उसने एक नई पहचान बनाई, एक नया शहर चुना, और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उसने अपनी पहचान बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई थी। हालांकि इस बात के पक्के सबूत नहीं हैं, लेकिन ये बात उसके किरदार के बारे में बहुत कुछ कहती है। अब इस नए सुदीप सेन की एक खासियत थी, उसे हाई प्रोफाइल लोगों से दोस्ती करने का जुनून था। नेता हो या अभिनेता, पुलिस अफसर, जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन, वो सारे हाई प्रोफाइल लोगों से जान पहचान करना चाहता था। वो हर किसी के पास जाता था, उनसे मिलता था, उनकी मदद करता था, उन पर पैसे खर्च करता था, और धीरे धीरे उनका अपना बन जाता था। यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। 2006 में उसने अपनी एक कंपनी बनाई,
जिसका नाम उसने रखा शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि किसी कंपनी का नाम कितना मायने रखता है? सुदीप सेन ने यह बात बहुत गहराई से सोची थी। शारदा देवी यानी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम। पूरे ईस्टर्न इंडिया में जिन्हें श्री श्री माँ कहकर पूजा जाता है, स्वामी विवेकानंद के गुरु की पत्नी। बंगाल, आसाम, उड़ीसा, त्रिपुरा, इन राज्यों में उसका नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अलग ही भावना आती है। उनके मन में श्रद्धा, विश्वास और माँ जैसा भरोसा जागता है। सुदीप सेन ने उसी भावना को अपने स्कैम की नींव बना दिया और उसने बस इतना ही नहीं किया, उसने इमेज बनाने के लिए एक के बाद एक शातिर चालें चली। उसकी पहली चाल थी सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को ब्रांड एम्बेसडर बनाना। बंगाल में मिथुन दा को कौन नहीं जानता, वो स्टार जिसने बॉलीवुड में जीरो से शुरुआत की और फिर बॉलीवुड में राज किया। वो आम आदमी के हीरो थे। जब मिथुन दा का चेहरा शारदा के पोस्टर पर आया तो रमेश जैसे लाखों लोगों ने सोचा, अरे मिथुन दा अगर इस पे भरोसा करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। उसकी दूसरी चाल थी फुटबॉल। बंगाल में फुटबॉल किसी रिलीजन से कम नहीं है। ब्रिटिशर्स के टाइम से ही मोहन बगान और ईस्ट बंगाल जैसी दो दिग्गज टीमें बंगाल में हैं, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं। शारदा ग्रुप ने दोनों में करोड़ों रुपए लगाए। इन टीम्स के बीच हुए मैचों में शारदा का बैनर लहराता था। लाखों फुटबॉल फैंस इसलिए शारदा के नाम से परिचित हो गए। और उसकी तीसरी चाल थी दुर्गा पूजा और एम्बुलेंस चलाना। दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार है। शारदा ने बहुत सारे पूजा पंडालों को स्पॉन्सरशिप दी। उसने कई एम्बुलेंसेस भी बांटी और ये एम्बुलेंस सिर्फ आम लोगों ने ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी की सरकार ने भी इनका इस्तेमाल किया। जब सरकार किसी कंपनी की एम्बुलेंस को इस्तेमाल करे तो आम आदमी को क्या लगेगा? यही ना कि ये तो गवर्नमेंट कंपनी है। और यही तो चाहता था सुदीप सेन। किसी के लिए भी इतनी चालाकी और मेहनत से बनाई हुई इमेज को तोड़ना आसान नहीं था। अब सुदीप सेन की कंपनी शारदा की इमेज तो बन गई थी, लेकिन अब सवाल ये था कि पैसा कहाँ से आएगा। इसके लिए सुदीप सेन ने एक बहुत ही चालाक तरीका निकाला, एजेंट नेटवर्क। उसने हजारों और बाद में लाखों एजेंट खड़े किए। कौन थे ये एजेंट्स? ये एजेंट बिल्कुल आम लोग थे, बिल्कुल आपके पड़ोसी या रिश्तेदार जैसे, आपके मोहल्ले के लोकल नेता जैसे, आपके आसपास चाय की दुकान चलाने वाले या फिर आपके स्कूल के पियोन। इनका काम था घर घर जाना और लोगों को इस कंपनी के बारे में बताना, उन्हें कन्विंस करना कि इस कंपनी में पैसा लगाओ। और इन एजेंट्स को उसके बदले क्या मिलता था? इन एजेंट्स को उसके बदले मिलता था 20 से 40% कमीशन। जरा सोचो कि 10,000 लगवाओ और कमीशन में 2,000 से 4,000 लेकर जाओ। इतना मोटा कमीशन देखकर ये एजेंट पागल से हो गए। गांव गांव, कस्बे कस्बे, हर जगह शारदा के एजेंट फैलने लगे। कोई स्कूल टीचर था तो कोई किराने की दुकान चलाता था, तो कोई LIC का एजेंट था और कोई सिर्फ अपने इलाके में लोगों का भरोसेमंद आदमी। अभी लोग शारदा के सबसे बड़े हथियार बन चुके थे और कमीशन इनका इतना मोटा था कि लोगों को जोड़ना ही इनका धंधा बन गया। किसी ने अपने बाप दादा की कसम खाई, किसी ने माँ की कसम खाई, किसी ने झूठी कहानियाँ गढ़ी। मेरे ससुर ने पैसा लगाया था, अब नया मकान बनवा रहे हैं। मेरे रिश्तेदार को तो डबल पैसा मिल चुका है। ऐसी ना जाने कितनी कहानियाँ हर दिन इन लोगों ने सुनाई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात आप जानते हो क्या थी? धोखा सिर्फ इन्वेस्टर को नहीं मिल रहा था, धोखा इन एजेंट्स के साथ भी हो रहा था। उन्हें भी नहीं पता था कि वो खुद एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुके हैं जिसका अंत बहुत खतरनाक होने वाला है। उन्हें तो अभी अपने कमीशन दिखाई दे रहा था और उधर रमेश मंडल जैसे लोग खुश थे। उन्हें लग रहा था कि जिंदगी की सारी प्रॉब्लम अब खत्म होने वाली हैं। बेटी की शादी हो, बुढ़ापे के लिए बचत हो, बेटे की पढ़ाई हो, अब सब कुछ सुरक्षित था। कम से कम उन्हें तो ऐसा लग रहा था। और जब भी कोई पैसा जमा कराता, शारदा ग्रुप उसे एक सर्टिफिकेट देता था, एक चमचमाता हुआ सर्टिफिकेट, सील के साथ साइन किया हुआ, जो देखने में बिल्कुल बैंक की FD जैसा लगता हो या किसी LIC की पॉलिसी जैसा। रमेश जैसे लोगों को क्या पता था कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, इसके आगे पीछे कोई वैल्यू नहीं। उनको नहीं पता था कि शारदा का कोई असली बिजनेस नहीं है,
कोई असली सिक्योरिटी नहीं है। असल में उनका पैसा कहाँ जा रहा था ये भी किसी को पता नहीं था। ऐसा माना जाता है कि एक हिस्सा जाता था एजेंट्स के कमीशन देने में, दूसरा हिस्सा जाता था पुराने इन्वेस्टर को रिटर्न देने में, और तीसरा हिस्सा जाता था सुदीप सेन की रंगीन दुनिया में। उसकी मीडिया कंपनीज, रियल एस्टेट, फुटबॉल क्लब, महंगी गाड़ियां और बड़े बड़े दफ्तर, उसके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ उसी पैसे से खड़ा हो रहा था। ये पॉन्जी स्कीम का असली खेल है। नए लोगों से पैसे लो, पुराने लोगों को दो और उन्हें भरोसा दिलाओ कि मशीन ठीक चल रही है। जब तक नए लोग आते रहते हैं खेल चलता रहता है, लेकिन जिस दिन नए लोग आना बंद हो जाएं, उस दिन पूरा साम्राज्य ताश के पत्ते की तरह बिखर जाता है। फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। लगातार पैसा आ रहा था, नए इन्वेस्टर लगातार जुड़ रहे थे और देखते ही देखते 17 लाख लोग शारदा ग्रुप पर भरोसा करने लगे। शुरुआत में रिटर्न भी मिल रहा था, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ, बल्कि बात आग की तरह फैल गई। गांव में, चाय की दुकान पर, बस स्टैंड पर, बाजार में, हर जगह बस एक ही चर्चा थी, शारदा में पैसा लगाओ, पैसा डबल हो जाता है। लेकिन हर खेल का एक अंत होता है और शारदा के खेल में भी अब पहली बार दरार पड़ने वाली थी। इतने सालों में सुदीप सेन एक ही चीज पर डिपेंडेंट था, नए इन्वेस्टर। जब तक नए लोग पैसा ला रहे थे, पुराने लोगों को रिटर्न मिल रहा था, और जब तक रिटर्न मिल रहा था तब तक नए लोग आ रहे थे। ऊपर से देखने पर ये एक परफेक्ट मशीन लगती है, लेकिन असल में ये एक टाइम बॉम्ब था। और जिस दिन नए इन्वेस्टर्स के आने की स्पीड थोड़ा कम क्या हुई, उसी दिन से ये मशीन धीरे धीरे रुकने लग गई। और 2012 तक कुछ लोगों को इस मशीन में गड़बड़ी दिखाई देने लगी, और वो लोग कोई आम निवेशक नहीं थे, वो थे सेबी के अधिकारी। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत की वो संस्था जो ये देखती है कि लोगों से पैसा लेने वाली कंपनियां कानून का पालन कर रही हैं या नहीं। और सेबी को शारदा के पेपर्स में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। लाखों लोग पैसा लगा रहे थे, हजारों एजेंट्स पैसा जमा कर रहे थे, लेकिन कंपनी के पास कोई साफ जवाब नहीं था कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है। सेबी ने नोटिस भेजा और जानकारी मांगी और डॉक्यूमेंट्स मांगे, लेकिन सुदीप सेन घबराया नहीं, क्योंकि वो जानता था कि अगर सीधे सीधे जवाब दे दिए तो उसका खेल वहीं ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उसने एक नई चाल चली, ऐसी चाल जिसने कुछ समय के लिए सेबी को भी उलझा दिया। उसने एक नहीं, दो नहीं, 10-20 नहीं, 200 से ज़्यादा कंपनियां खड़ी कर दी और एक ऐसा जाल बुना जिसे ये समझना मुश्किल हो गया कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। और यहीं से शारदा और सेबी के बीच एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जो आगे चलकर पूरे साम्राज्य को हिला देने वाली थी। खैर, सेबी से तो सुदीप सेन निपट ही रहा था, लेकिन उसके सामने एक सेबी से भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी, और वो थी पैसा, या यूं कहें कि नए पैसे की कमी। जनवरी 2013 तक कुछ एजेंट्स को महसूस होने लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। पहले जो भुगतान टाइम पर हो जाता था, अब उसमें देर होने लगी थी। कुछ निवेशकों को कहा गया कि अगले महीने आना, कुछ को बोला गया सिस्टम अपडेट हो रहा है, और कुछ को कहा गया थोड़ा इंतजार करो। शुरुआत में किसी ने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं। इतनी बड़ी कंपनी थी, 2-4 दिन की देरी कभी कभार हो ही जाती है। लेकिन अंदर हालत इतनी तेजी से बिगड़ रहे थे, नए निवेशक इतनी तेजी से कम हो रहे थे, और बिना नए निवेशकों के शारदा का पूरा खेल रुकने वाला था। फरवरी 2013 तक कंपनी के अंदर घबराहट का माहौल था, लेकिन बाहर लोग अभी भी अनजान थे। उन्हें अभी भी लगता था कि शारदा पहले की तरह मजबूत है, लेकिन मार्च आते आते सच्चाई छिपाना मुश्किल हो गया। 26 मार्च 2013 सेबी ने शारदा रियलिटी के अधिकारियों को अपने दफ्तर में बुलाया, और इस बार उनका लहजा पहले जैसा नहीं था। उनका लहजा बहुत सख्त था, उनके सवाल बहुत सीधे थे और उन्हें जवाब चाहिए थे।
सेबी ने बोला दस्तावेज जमा करो, बताओ लोगों का पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, वरना पूरा कारोबार इल्लीगल माना जाएगा। शारदा ग्रुप ने 2 दिन का समय मांगा, लेकिन उसी दिन एक और खबर बाहर आ गई और इस बार मामला सिर्फ सेबी तक सीमित नहीं था। शारदा ग्रुप का एक अखबार था, बंगाल पोस्ट, पश्चिम बंगाल का जाना माना अखबार। अचानक घोषणा हुई कि 1 अप्रैल से अखबार बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ 5 दिन का नोटिस, बस 5 दिन। 1300 से ज़्यादा रिपोर्टर्स, कर्मचारी, फोटोग्राफर, डेस्क स्टाफ रातों रात बेरोजगार हो गए। कई लोगों की तो सैलरी अटक गई, पीएफ अटक गया और सबसे बड़ी बात, अब पहली बार लोगों को महसूस हुआ कि शारदा ग्रुप के अंदर कुछ बहुत गंभीर चल रहा है। जब ये खबर मीडिया में फैली तो इन्वेस्टर्स के बीच भी फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या कंपनी मुसीबत में है? क्या पैसा सुरक्षित है? क्या हमें अपना निवेश निकाल लेना चाहिए? उधर एजेंट्स के फ़ोन बजने लगे, इधर इन्वेस्टर्स जवाब मांगने लगे और पहली बार सुदीप सेन के साम्राज्य में डर दिखाई देने लगा, क्योंकि अब संकट सिर्फ कंपनी के ऑफिस के अंदर तक ही लिमिटेड नहीं था। अब प्रॉब्लम बाहर सड़कों पर लोगों को पता चल चुकी थी। अप्रैल 2013 की शुरुआत तक हालात और ख़राब हो गए। जो लोग पहले अपने पैसे के बारे में निश्चिंत थे, अब उन्हें चिंता होने लगी। रमेश मंडल ने भी अपने एजेंट को फ़ोन लगाया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन नहीं उठा। उसने फिर फ़ोन लगाया, फ़ोन फिर भी नहीं उठा। उसने फिर किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उधर बंगाल के अलग अलग जिलों में इन्वेस्टर शारदा के दफ्तरों की तरफ जाने लगे। कुछ लोग अपना पैसा निकालना चाहते थे, तो कुछ लोग सिर्फ ये जानना चाहते थे कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन वहाँ पहुँचकर उन्हें जो दिखाई दिया उसने उनके डर को और बढ़ा दिया। कई ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको खुद नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। कहीं किसी का पेमेंट रुका था, कहीं चेक बाउंस हो रहे थे और कहीं लोगों से कहा जा रहा था कि कुछ दिन और इंतज़ार करो। लेकिन अब इंतज़ार का टाइम ख़त्म हो चुका था, क्योंकि पहली बार लोगों को शक नहीं बल्कि यकीन होने लग गया था कि उनका पैसा खतरे में है। उधर एजेंट्स की हालत भी ख़राब थी। कल तक जो लोग शारदा में पैसा लगाने की सलाह दे रहे थे, आज वही लोग अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से बचते फिर रहे थे। कुछ एजेंट्स ने तो घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने सपने बेचकर निवेश कराया था, अब वही लोग उनसे जवाब मांग रहे थे। और इसी बीच सुदीप सेन ने एक ऐसा कदम उठाया जो पूरे बंगाल की राजनीति में एक भूचाल लेकर आ गया। 6 अप्रैल 2013 की बात। उसने एक चिट्ठी लिखी, 18 पन्नों की चिट्ठी, और वो कोई साधारण चिट्ठी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा धमाका अभी होना बाकी था। अब आप सोचेंगे कि एक चिट्ठी में ऐसा क्या हो सकता है, लेकिन ये कोई साधारण चिट्ठी नहीं थी। ये एक तरीके से सुदीप सेन का कबूलनामा था। उसने उसमें लिखा कि उसे कई ताकतवर लोगों ने लूटा है, उस पर दबाव डाला है, उससे पैसे वसूले हैं। उसने कुछ नेताओं के नाम लिखे और सबसे बड़ा आरोप लगाया टीएमसी सांसद कुणाल घोष पर। सुदीप सेन का दावा था कि उसे मीडिया बिजनेस से पैसा लगाने के लिए मजबूर किया गया। उसने लिखा कि उसके चारों तरफ ऐसे लोग थे जो उसके साम्राज्य को अंदर से खा रहे थे। और फिर उसी चिट्ठी में उसने एक बात लिखी जिसने पूरे बंगाल को हिला दिया। उसने लिखा, मैं आत्महत्या कर सकता हूँ। अब सोचिए, 17 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा दाव पर लगा था, कंपनी डूब रही थी और उसका मालिक आत्महत्या की बात कर रहा था। और जैसे ही चिट्ठी की बात बाहर आई, पूरा बंगाल फट पड़ा। इन्वेस्टर सड़कों पर उतर आए। शारदा के दफ्तरों के बाहर हंगामा शुरू हो गया। कई जगह तोड़फोड़ शुरू हो गई। एजेंट्स को घेरा जाने लगा और कुछ लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि शायद उनका पैसा अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन उस वक्त सुदीप सेन कहाँ था? वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था, वो किसी अदालत में नहीं था, वो पुलिस के पास भी नहीं था, क्योंकि चिट्ठी लिखने के बाद सुदीप सेन गायब हो चुका था। और सुदीप सेन के साथ गायब हुई थी शारदा ग्रुप की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत, देवजानी मुखर्जी। वही देवजानी जिसने कभी एक साधारण रिसेप्शनिस्ट के तौर पर शारदा ग्रुप ज्वाइन किया था।
लेकिन धीरे धीरे वो सुदीप सेन की सबसे भरोसेमंद सहयोगी बन गई। कंपनी के अंदर उसका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि लोग उसे शारदा साम्राज्य की दूसरी सबसे ताकतवर शख्सियत कहते थे। 10 अप्रैल 2013 रात के लगभग 4 बजे थे। कोलकाता की सड़कों पर एक सफ़ेद स्कॉर्पियो तेजी से दौड़ रही थी। उस गाड़ी में 3 लोग बैठे थे, सुदीप सेन, देवयानी मुखर्जी और अरविंद चौहान। तीनों जानते थे कि अब उनके पास बहुत कम टाइम है। वो कलकत्ता छोड़ रहे थे। उनकी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी और पीछे छूट रही थी 17 लाख इन्वेस्टर्स की उम्मीद। सबसे पहले वो रांची पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ दी, फिर अपना रास्ता बदला, फ़ोन बंद कर दिए, उनकी लोकेशन चेंज होती रही और धीरे धीरे उनका सुराग भी गायब होने लगा। उधर पश्चिम बंगाल में हालात बेकाबू होते जा रहे थे। 14 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई। 18 अप्रैल को गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। पुलिस की टीमें अलग अलग राज्यों में भेजी गई, लेकिन सुदीप सेन हर बार पुलिस से एक कदम आगे दिखाई देता था। एक हफ्ता बीत गया, फिर दूसरा। कोई नहीं जानता था कि आखिर वो है कहाँ। और इसी दौरान बंगाल में लाखों लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे, हमारा पैसा कहाँ गया। लेकिन सुदीप सेन बहुत दूर नहीं गया था। वो देश छोड़कर नहीं भागा था। वो दुबई नहीं गया, वो लंदन नहीं गया, वो भारत में ही था। भारत के कश्मीर में सोनमर्ग की बर्फीली वादियों के बीच शायद उसे लगा कि देश के दूसरे कोने में जाकर उसे कुछ टाइम मिल जाएगा। लेकिन 23 अप्रैल 2013 को उसका खेल खत्म हो गया। पुलिस सोनमर्ग पहुंच गई और उसे आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ देवयानी मुखर्जी और अरविंद सिंह चौहान भी गिरफ्तार किए गए। शारदा साम्राज्य का बादशाह अब पुलिस की हिरासत में था। सुदीप सेन की गिरफ्तारी के बाद एक सवाल पूछा जाने लगा कि अगर शारदा में इतना बड़ा घोटाला चल रहा था तो क्या ये सिर्फ एक आदमी कर सकता था या फिर इसके पीछे और भी ताकतवर लोग खड़े थे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा था क्योंकि शारदा कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। उसके कार्यक्रमों में नेता दिखाई देते थे, उसके मंचों पर फिल्म स्टार्स आते थे, उसकी एम्बुलेंसेस गवर्नमेंट इवेंट्स में यूज़ होती थी और सबसे बड़ी बात, सेबी सालों से सवाल उठा रही थी। लेकिन फिर भी किसी ने इस खेल को रोका क्यों नहीं। यहीं से शुरू होता है शारदा स्कैम का सबसे विवादित चैप्टर, राजनीति का चैप्टर। बहुत सीधा सवाल था, अगर शारदा लाखों लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहा था तो क्या सरकार को उसकी जानकारी नहीं थी या फिर जानकारी होने के बावजूद किसी ने ध्यान नहीं दिया। इन सवालों का जवाब आज भी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट जरूर हैं। पहला फैक्ट, सुदीप सेन और शारदा ग्रुप के रिलेशन पॉलिटिकल सर्कल तक पहुंच चुके थे। दूसरा फैक्ट, 2011 में वेस्ट बंगाल सरकार ने जंगल महल इलाके में शारदा ग्रुप की दी हुई एम्बुलेंस और मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल किया। आम लोगों के लिए एक बड़ा संदेश था। उनको लगने लगा कि ये शायद कोई भरोसेमंद कंपनी है। तीसरा फैक्ट, सुदीप सेन ने अपने 18 पन्नों की चिट्ठी में कुछ राजनीतिक नेताओं के नाम लिखे। उनमें टीएमसी सांसद कुणाल घोष का नाम भी शामिल था। बाद में कुणाल घोष को गिरफ्तार भी किया गया। चौथा फैक्ट, सीबीआई ने जांच के दौरान अदालत में दावा किया कि उसको ऐसे सबूत मिले हैं जो शारदा ग्रुप और कुछ राजनीतिक लोगों के बीच संबंधों की ओर इशारा करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि आरोप लगाना और अदालत में साबित करना ये दो अलग अलग बातें हैं। आज तक ममता बनर्जी के खिलाफ इस मामले में कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, ना ही किसी अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया है। यानी 13 साल के बाद भी बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी अधूरे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, राजनीति हो या प्रशासन या फिर बिजनेस, जब 17 लाख लोग अपना पैसा गंवा बैठे तो सिस्टम कहीं ना कहीं फेल जरूर हुआ था। 24 अप्रैल 2013 सुदीप सेन गिरफ्तार हो चुका था। पूरा देश शारदा स्कैम की चर्चा कर रहा था और बढ़ते दबाव के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राहत कोष की घोषणा की। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डूबा हुआ पैसा इससे कहीं गुना ज़्यादा था। लाखों लोग प्रभावित हुए थे और इनमें से एक था रमेश मंडल। याद है बर्धमान का वही रिक्शा चालक जिसकी कहानी से हमने ये कहानी शुरू की थी, जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए 5 साल तक
एक एक रुपया जोड़कर 50,000 रुपये बचाए थे, जिसने अपनी ज़रूरतें मार दी थी, जिसने अपनी सारी उम्मीदें एक सर्टिफिकेट के टुकड़े पर टांग दी थी। लेकिन अब वो सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज़ था और उसका सपना एक सपना ही रह गया। रमेश अकेला नहीं था, उसकी तरह ऐसे लाखों लोग थे। किसी की बेटी की शादी का पैसा गया तो किसी की ज़िंदगी भर की बचत, किसी का रिटायरमेंट फंड तो किसी की ज़मीन। और फिर साल गुजरते रहे, 2014, 15, 2020, 2025 मुकदमे चलते रहे, सुनवाई होती रही, तारीखें पड़ती रही और लाखों निवेशक अब भी अपने पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं। और यही इस कहानी का सबसे कड़वा सच है। सुदीप सेन, जिसे 2013 में गिरफ्तार किया गया था, करीब 13 साल जेल में रहने के बाद 2026 में उसे जमानत मिल गई। लेकिन रमेश मंडल जैसे लाखों लोगों को आज भी उनके पैसे वापस नहीं मिले हैं। सोचिए, एक आदमी जेल से बाहर आ गया, लेकिन लाखों लोग अब भी उस दिन की सज़ा भुगत रहे हैं जिस दिन उन्होंने शारदा पर भरोसा किया था। और शायद यही एक वजह है कि शारदा स्कैम सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कैम नहीं है, ये एक भरोसे का घोटाला था, एक ऐसे भरोसे का जो एक बार टूटा तो लाखों लोगों की ज़िंदगियां अपने साथ ले गया। और इसीलिए अगली बार कोई कहे पैसा डबल होगा, गारंटेड रिटर्न मिलेगा, रिस्क बिल्कुल नहीं है, तो एक सवाल ज़रूर पूछना कि रिटर्न आ कहाँ से रहा है, क्योंकि अगला शारदा स्कैम किसी भी नाम से आ सकता है। लेकिन उसके शिकार फिर से रमेश मंडल जैसे लोग तो बनेंगे ही, आप भी बन सकते हैं। शारदा स्कैम की कहानी सिर्फ पश्चिम बंगाल की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित भविष्य में बदलना चाहता है। अगर आपको ये कहानी इंपॉर्टेंट लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपका किया गया एक शेयर किसी और को रमेश मंडल होने से बचा सके। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, आपसे लेता हूँ इजाज़त। मिलता हूँ आपसे अपने अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।